हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। और आपका स्वागत है 10 मिनट शॉर्ट सीरीज में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, पहले आते हैं पोर्टुगीज, देन आते हैं डच, देन आते हैं ब्रिटिशर्स, देन आते हैं फ्रेंच। तो बेसिकली मेन हम लोग को ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ना है, इन लोगों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले पोर्टुगीज से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली वास्को द गामा ने जो सी रूट है इंडिया के लिए वो डिस्कवर किया था। अब कब डिस्कवर किया था? 1498 में वो आते हैं इंडिया और वो कैलिकट में उतरते हैं। वहाँ पे जो किंग जैमोरिन होते हैं कैलिकट के, वो इसका स्वागत करते हैं वास्को द गामा का। लेकिन जब ये दूसरा बार आता है तो किंग जैमोरिन इससे चिढ़े रहते हैं, बोलते हैं फिर आ गया भकलोल कहीं का, एक बार इसको भेजा था फिर आ गया। तो उसके बाद क्या होता है, 1505 में पोर्टुगीज का फर्स्ट गवर्नर आता है वास्को द गामा का, जिसका नाम रहता है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। एंड ये ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करता है। देन आते हैं अल्फांसो दे अल्बरिक, जो कि सेकंड गवर्नर रहता है पोर्टुगीज का। इसका टाइम पीरियड है 1509। ये गोवा को कैप्चर करता है 1510 में। और ये फर्स्ट जो व्यक्ति है वो बनता है जो कि सती को एबॉलिश करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम सती को किसने एबॉलिश किया, तो पोर्टुगीज गवर्नर जो कि सेकंड गवर्नर है अल्फांसो दे अल्बरिक। और इसके टाइम का एक चीज़ और नोट डाउन कीजिएगा, जो कि हमने पहले एक्चुअली पढ़ा भी है मेडिवल हिस्ट्री में, कि कृष्णदेव राय जो कि केडीआर है, जो कि तुलुप डायनेस्टी से के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है, उन्होंने अल्फांसो दे अल्बरिक को परमिट किया था पोर्ट ऑफ भटकल बनाने के लिए, और एक तरीके से कह सकते हैं और उन्होंने ही पोर्ट ऑफ भटकल दिया था अल्फांसो दे अल्बरिक को। अब आते हैं डच पे, जिन्हें पीपल ऑफ नीदरलैंड्स बोलते हैं, जो कि नीदरलैंड से आए हुए हैं। इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप होती है वो मसूलीपट्टनम में होती है 1605 में। अब यहाँ पे एक ये है कि मसूलीपट्टनम का पुराना नाम मछलीपट्टनम था। ये ब्रिटिशर्स ने इसे मसूलीपट्टनम बोलते बोलते इसको मसूलीपट्टनम कर दिया, तो इसका नाम भी फिर मसूलीपट्टनम ही हो गया ब्रिटिशर्स का। चलिए ब्रिटिशर्स के यहाँ पे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है 1599 में। ठीक है, 1600 में ये लोग रॉयल चार्टर रिसीव करते हैं क्वीन एलिजाबेथ वन से इंडिया में ट्रेड करने के लिए, मतलब मोनोपोली ट्रेड करने के लिए। 1608 में आता है विलियम हॉकिंस, वो आता है ट्रेड करने के लिए, अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। जहांगीर उससे खुश भी होता है और उसे मनसब देता है, लेकिन ये ट्रेडिंग राइट्स एक्वायर करने में नाकाम होता है। और फिर 1611 तक वहाँ रह के वो बिना किसी ट्रेडिंग राइट को अचीव किए चला आता है इंडिया से। सॉरी, बीच में खेद के लिए एक कॉल आ गया था। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो 1608 में ये बिना किसी फॉर्मल ट्रेटी के कोर्ट से चला जाता है, 1611 में, सॉरी। देन 1611 में ही ये लोग अपना फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम में। एंड 1613 में ये लोग अपना फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करते हैं सूरत में। एंड 1605 में थॉमस रो आता है जहांगीर की कोर्ट में। अब ये था बहुत ही चालू आदमी, अब ये बहुत ज़्यादा चालू था, तो इसने अपना मंत्र मारा और जहांगीर से फरमान सिक्योर कर लिया, मतलब ट्रेडिंग राइट। और फिर ये लोग ट्रेड करना चालू कर देते हैं इंडिया में। बहुत ही चालू आदमी था थॉमस रो। ये बेचारा विलियम हॉकिंस भकलोल निकला। थॉमस रो, ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मल एम्बेसडर बन के आया था किंग जेम्स द फर्स्ट का। अब कुछ वॉर्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये पोर्टुगीज और डच दोनों दोनों को ही हराया बैटल्स में। बैटल ऑफ सोली, जिसे बैटल ऑफ सोवाली भी बोलते हैं, 1612 में हुआ। उसमें इन्होंने पोर्टुगीज को हरा दिया। और फिर इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, 1613 में अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सेटअप की सूरत में। ये पोर्टुगीज अपना टांग अड़ा रहे थे फैक्ट्री सेटअप करने में, और ब्रिटिशर्स ने इनका टांग तोड़ा, फिर जाके अपना फैक्ट्री सेटअप किया। देन डच को इन्होंने डिफीट किया 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा में, जिसे बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ बिदेरा भी बोलते हैं। हुगली रिवर बंगाल में पड़ता है, एंड इसमें भी ब्रिटिशर्स की जीत होती है। देन आते हैं ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच आते हैं
फ्रेंच अपना फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करते हैं सूरत में 1668 में। अब हम लोग आते हैं कार्नाटिक वॉर्स पे। सो बेसिकली जो कार्नाटिक वॉर्स है वो देखिए इसके पीछे का कारण एक्चुअली है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ये दो गुटों में अ, लड़ाई का, तो एक साइड में था ब्रिटिश, एक साइड में था फ्रेंच फोर्सेस। तो उसका असर ये इंडिया में भी दिखाई ही दे रहा था, इसका चलते मतलब ये दोनों का झमेला। एक्चुअली ये लोग इंडिया में भी थे, तो इंडिया में भी ये लोग का झमेला ही हो रहा था। तो ये फर्स्ट जो बैटल हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, उसका टाइम पीरियड है 1744 टू 1748। ये बैटल इंडिया में नहीं हुआ था, बाहर में ही हुआ था। ये जो खत्म हुआ है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से खत्म हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 में स्टार्ट हुआ एंड 1754 में ख़त्म हुआ। इसे बैटल ऑफ अंबर बोलते हैं और ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म हुआ। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763 के बीच में होता है और ये बैटल ऑफ पौंडी वॉर्स भी इसी के बीच में रहता है, 1760 में होता है, जिसमें फ्रेंच फोर्सेस को बहुत गंदी तरीके से लथेड़ा ब्रिटिशर्स ने और पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ से एक तरीके से समझो फ्रेंच का रूल ख़त्म ही था इंडिया में, पूरा साफ ही हो गया था। एंड ये जो ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म हो जाता है कर्नाटिक वॉर्स। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रीटी हुआ था एक्सला चैपल, सेकंड ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थर्ड ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस। हाँ, तो अब आते हैं टर्निंग पॉइंट पे। तो बेसिकली जो बंगाल का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब हुआ वो मुर्शिद कुली खान हुआ। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया 1717 में, जब फर्रुखसियर ने अपना गोल्डन फरमान इशू किया। गोल्डन फरमान मतलब कि ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री राइट्स दे दिए ट्रेड करने के। तो मुर्शिद कुली खान फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे, ठीक है, बंगाल के। 1717 में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया क्योंकि ये बेवकूफ़ गोल्डन फरमान इशू कर दिया था टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स को। देन क्या होता है, बहुत सालों बाद अलीवर्दी खान एक आता है, ठीक है, किंग। उसका ही नाती रहता है, मतलब उसकी बेटी का बेटा, नाती तो जानते ही होंगे। तो वो उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो जब आता है तो इतने साल से तो ब्रिटिशर्स टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला बोलता है चलो बेटा अब पैसा निकालो, इतने साल से फ्री में ट्रेड कर रहे हो, अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अब उसी में ब्रिटिशर्स भड़क जाते हैं और फर्रुखसियर भी तब तक मर चुका था। तो उसी में ब्रिटिशर्स भड़क जाते हैं, बोलते हैं रुको अब बताते हैं तुमको। तो उसी टाइम हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो बेसिकली हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने जो सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर रहता है मीर जाफ़र, उसके साथ और कुछ किंग्स के साथ मिलके सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं बैटल ऑफ प्लासी में 1757। और यहीं से ब्रिटिशर्स की एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआत होती है, असली शुरुआत। और ध्यान दीजिएगा जो बंगाल का जो नवाब है उसका कैपिटल है मुर्शिदाबाद। देन 1764 में क्या होता है, देखो क्या होता है एक्चुअली, जब जो मीर जाफ़र रहता है वो एक तरीके का, उसको पपेट भी बोला जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ये लीड करता है बैटल ऑफ प्लासी को। देन क्या होता है कि वो कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि मतलब इसको अब हटाना चाहिए। जो मीर जाफ़र था उसको इन्होंने नवाब बना दिया था। तो मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम जो उसका जमाई था उसको ये लोग बना देते हैं किंग। मीर जाफ़र को बोलते हैं चल बेटा अब साइड हट। अब मीर कासिम का वो लोग सोचते हैं कि मीर कासिम वो लोग के लिए काम करेगा। अब मीर कासिम ठहरा अलग तिकड़मबाज। अब ये अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेता है। ये बात भी ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा। फिर मीर कासिम क्या करता है, शाह आलम टू जो उस टाइम का मुगल एम्परर था, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। और ब्रिटिशर्स को उस टाइम लीड करता है हेक्टर मुनरो। इसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है, ये तीनों की जम के पिटाई होती है। और फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्लाइव करता है शाह आलम टू और शुजाउद्दौला के साथ। मीर कासिम का तो ये लोग कैची बना के साइड कर देता है एंड शुजाउद्दौला
जो मतलब अवध का जो नवाब था, इसको बोलता है कि इलाहाबाद और कारा तुम शाह आलम टू को दे दो, मुगल एम्परर को। और इसको बोलता है कि आप तो इस ट्रीटी के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, इलाहाबाद एंड कोरा जो है वो शुजाउद्दौला को बोलता है कि आप शाह आलम टू को दे दो, और शुजाउद्दौला को बोलता है बेटा तुमने मेरा बहुत खर्चा करवाया, वॉर करवाया इतना, ये इसका पैसा कौन भरेगा तुम्हारा। ठीक है, समझ ही गए होंगे आगे। तो इसे बोलता है कि तुम्हें 50 लाख रुपया देना पड़ेगा जो हमारे जो वॉर में एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है। और शाह आलम टू को बोलता है कि तुम अब जल्दी से चलो बंगाल उड़ीसा और हाँ, बंगाल उड़ीसा और अ, ये पार्ट मतलब बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स तुम हमें दे दो, मतलब ब्रिटिशर्स को देने के लिए बोलता है शाह आलम टू को क्लाइव। एंड दीवानी राइट्स मतलब जो टैक्स कलेक्टिंग जो अथॉरिटी होगी, अब वो टैक्स कलेक्ट ब्रिटिशर्स ही करेंगे। और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो शाह आलम टू को बोलता है कि हम तुम्हें साल के 6 साल का 26 लाख रुपया दे दिया करेंगे, तुम उससे ही अपना गुजारा भत्ता कर लेना। एंड इसे ये भी बोलता है कि अब जो है वो हमारी ही ब्रिटिश फोर्सेस तुम्हारे आर्मी में रहेगी, तुम अपना आर्मी को बोलो जाओ घर जाके सो जाए अब। तो इस टाइप का रहता है, और यहाँ से वो लोग पूरा कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद से 1764 में। और यहाँ से शुरुआत होती है डुअल गवर्नमेंट की। एंड हम लोग देखते हैं कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स आता है और वो डुअल गवर्नमेंट ख़त्म कर देता है। तो बेसिकली दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये 10 मिनट शॉर्ट सीरीज़ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।